बात करते हैं लगे हुए राज, यूपी से लगे हुए राज बिहार की। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बीजेपी विरोधी पार्टियों का कहना होता है कि वो जहां जाते हैं विपक्ष का वोट काटते हैं और बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब की बार ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव से मिलकर चुनाव लड़ने की अपनी तरफ से पहल कर दी है, ताकि ये इल्जाम उन पर कभी न लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को हराने का काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तो पहल कर दी, असदुद्दीन ओवैसी ने, अब तेजस्वी यादव कन्नी काटने लगे हैं। आखिर मुस्लिम वोटों के बंदरबाट की कीमत पर भी तेजस्वी क्यों ओवैसी से छिटक रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सवाल 18% मुस्लिम वोटों का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सवाल यह है कि मुसलमानों के मन में क्या है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के मन में क्या है और मुस्लिम वोट के दावेदार कितने हैं। अगर विपक्ष में देखें तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा दावेदार दिखती है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस की भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी है, तो वहीं ओवैसी एक बार फिर बिहार चुनाव में अहम किरदार हो सकते हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी तो एक गठबंधन की नाव पर सवार हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अपनी नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का नाम बाकायदा चिट्ठी तक लिखी कि गठबंधन में आने को वो तैयार हैं। Tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. ओवैसी ने पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार में बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा था। उससे एक तरफ ओवैसी को सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली, तो दूसरी तरफ आरजेडी को झटका लगा। 2015 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा था। इसका फायदा महागठबंधन को हुआ जब लालू और नीतीश की जोड़ी ने चुनाव जीत लिया। 2020 में एआईएमआईएम ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। तब ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें ज्यादातर सीमांचल से थे। इनमें से एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती भी थी। हालांकि उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। अब सिर्फ ओवैसी के पास एक ही विधायक अख्तरुल ईमान रह गए हैं, जो आरजेडी से गठबंधन के पक्ष में थे। नहीं, तीसरा मोर्चा का मामला ये है कि मैं एक बात कहता हूं कि कोई मुसाफिर है और जिनके इरादे में मजबूती है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तो वो तो सवारी तलाश करेगा। अगर आगे की गाड़ी छूट गई तो पीछे की गाड़ी पकड़ेगा। लेकिन है तो जाहिर है कि अगर इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो हम लोग जाहिर है कि थर्ड फ्रंट बढ़ाना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी के सभी विधायकों को भले ही अपनी पार्टी में मिला लिया था, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ओवैसी मुस्लिम वोट के मामले में एक ताकत तो हैं। फिर भी तेजस्वी उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं दिखते। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमने उस नफरत की राजनीति के खिलाफ एक व्यापक लकीर दी है। बेहतर यह होगा कि अगर आप चुनाव से अपने को विलग कर लें और सैद्धांतिक रूप से साथ देते हुए आप भी दुआ करें कि नफरत की राजनीति का खात्मा बिहार में होती। ये आपका एक कंट्रीब्यूशन। लालू यादव के जमाने में एक वक्त ऐसा भी था कि मुस्लिम वोट खुलकर आरजेडी को मिलता था। बाद में नीतीश कुमार ने पसमंदा मुसलमानों की बेहतरी के नाम पर उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी। लेकिन बीजेपी के साथ उनके दोबारा करीब आने के बाद फिर से लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटों के इकलौते दावेदार हो सकते थे, लेकिन बीच में ओवैसी आ गए। अब 2025 में ओवैसी से हाथ अगर तेजस्वी नहीं मिला रहे हैं तो यही माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के खराब प्रदर्शन से उनके घटते जनाधार का पता चल रहा है।
फिर ओवैसी की पार्टी की छवि वोट काटने वाले दल की बनती चली गई है। अगर एक तेजस्वी ने ओवैसी से हाथ मिलाया तो ओवैसी आगे और सीटों के लिए दबाव बना सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी को लगता है कि वक्फ पर उनका सख्त तेवर और वक्फ कानून हटाने का उनका वादा मुस्लिम वोटों को उनके पक्ष में लामबंद रखेगा। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। हालांकि तेजस्वी समेत समूचे विपक्ष के लिए दो पार्टियां इस बार सिरदर्द साबित हो सकती हैं। ओवैसी तो हैं ही, केजरीवाल की पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने उसका खेल बिगाड़ा था, वो शायद बिहार में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाहती हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लड़ लें केजरीवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की बी टीमें है, दिल्ली में बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए, दिल्ली में बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा फर्क तो पड़ेगा। फर्क उस समीकरण का पड़ेगा जिसमें जिस गठबंधन को ज्यादा वोट मिलेगा उसके लिए सत्ता का दरवाजा खुलता जाएगा। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बिहार के चुनावों में मुस्लिम फैक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरजेडी और ओवैसी की पार्टी में सीधे तौर पर बंदरबाट होने का खतरा है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से, जो कि अपने सर्वेस के लिए देश भर में जाते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। शुक्रिया यशवंत इस बातचीत के लिए। पहला सवाल तो यही, असदुद्दीन ओवैसी लगातार तीसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को? मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लाइन ली है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या इसका असर बिहार के परिणामों पर पड़ेगा? देखिए, जितने ट्रैकर्स चल रहे हैं हमारे पास में, या ओवैसी एज ए फैक्टर को जितना हम एनालाइज कर पा रहे हैं, हमको इतना समझ में आया है कि असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ महीनों में खासतौर पे ये भारत भर में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इस बार जो उनका फैक्टर बढ़ा है वो केवल मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ा है, वो दरअसल पाकिस्तान के मसले पे दुनिया भर में और उनके जो बयान रहे हैं उसके कारण, उन बयानों के कारण उनका एक कद अलग तरीके से भारतीय राजनीति में बढ़ा है। अब बिहार के मद्देनजर जहां पर वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा हिस्सा रहा है, जिसके बीच में मिथिलांचल में खासतौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, कुछ लोग उनके छोड़ के चले भी गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो मामला एक वन इलेक्शन का था, वो समाप्त हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि इतना आसान नहीं है। ओवैसी एज ए फैक्टर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इन विधानसभा चुनाव में भी आप चाहे लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जिलों में या लिमिटेड इलाकों में ही उसको आप देखेंगे खेल में एट प्ले, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसके बढ़ने की ही संभावना रहेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी की समस्या दूसरी है। उनकी जो नई ख्याति उन्होंने जो अर्जित की है, दरअसल वो नॉन मुस्लिम वर्ग में अर्जित की है, और उनके सामने एक ये राजनीतिक दांव लगाने की उनकी बात है कि क्या वो अपनी पुरानी राजनीति को कंटिन्यू रखें जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, या वो इस नई जो उनको प्रसिद्धि मिली है उसके चक्कर में वो अपने आप को व्यापक थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने की कोशिश करें अपनी पार्टी की। ये उनके सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न की तरह रहेगा। लेकिन बिहार चुनाव में मैं उनके फैक्टर को बढ़ता ही हुआ देख रहा हूं, कम होता हुआ नहीं देख रहा। अब याद होगा आपको पिछली बार यशवंत की 5 सीटें एमआईएम ने जीत ली थी, 4 पर उसके कैंडिडेट नंबर 2 पे रहे। ये दीगर बात है कि बाद में 5 में से 4 लोग जाके आरजेडी में शामिल हो गए थे, आज वो आरजेडी के साथ हैं। अब एमआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है, आरजेडी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देती उनको अपने साथ लेने के लिए। ऐसे में बिहार का जो मुस्लिम वोटर है, खासकर सीमांचल इलाके का जहां पर जगह बनाई थी एमआईएम ने, वो कहां जाएगा? आप क्या देखते हैं? देखिए, आरजेडी का बहुत साफ मानना है कि यादव और मुसलमान ये उनके कैप्टिव वोट बैंक है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की सेंध नहीं लगा सकता। ये उनका सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन उस कैप्टिव वोट बैंक में भी पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर
मुस्लिम मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के कारण उनके अंदर नाराजगी रही। उसी के कारण उसके रिएक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों को लाभ मिला, उनको लाभ मिला, क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड, भारत का कोई भी मतदाता चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहता। तो एक तरफ आरजेडी का ये सोचना, तेजस्वी यादव का ये सोचना कि वो मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व बिहार में करते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि उनको छोड़ करके कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकता, ये भी उतना सही बात नहीं है। उनको अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मिलेगा और अच्छा मिलेगा तो कई सीटों पर उनके साथ में दिक्कत होगी, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार अगर वो होंगे तो उसका उन्हें नुकसान होगा। जी चलिए यशवंत, इस बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, इसी खबर के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में डार्क हॉर्स की तरह निकले थे, वहां उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। तो एक नजर आप सीमांचल के मुस्लिम समीकरण पर अब डाल लीजिए। सीमांचल के 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटों का दबदबा है। यहां मुस्लिम आबादी की करीब 46% है। इनमें से किशनगंज में तो 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44% मुसलमान हैं, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। उस इलाके को आरजेडी के लिए मुफीद माना जाता है, लेकिन वहां ओवैसी लालू यादव की पार्टी के लिए हानिकारक बन जाते हैं। 2015 में महागठबंधन ने सीमांचल में जीती 17 सीटें। 2020 में ओवैसी के लड़ने से सिर्फ 7 सीटें ही वहां पर महागठबंधन जीत पाया। 2020 में AIMIM ने जीती थी 5 सीटें और वो सभी सीटें उससे पहले महागठबंधन यानी आरजेडी के पास हुआ करती थी। यानी ओवैसी कितना बड़ा डेंट डाल सकते हैं आरजेडी के लिए, वो इन आंकड़ों से समझ में आता है।